कंपाउंड लर्निंग के आज के 27 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स ब्रीफिंग सेशन में सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहूंगी कि आज का सेशन सच में बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो बहुत ही क्लियर और एक्शन पैक्ड है। एग्जैक्टली। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सलाह है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। जो पीडीएफ नोट्स होते हैं ना, उन्हें बस डाउनलोड करके सिर्फ पाइल अप करने की आदत से बचना चाहिए। सही बात है, अक्सर लोग बस पीडीएफ जमा करते रहते हैं। और इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि पीडीएफ पढ़ने से पहले इस पूरे ऑडियो सेशन को एकदम ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है कि आपकी एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बिल्कुल। जब बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दिमाग में सेट हो जाता है ना, तो फैक्ट्स रटने नहीं पड़ते। तो आज का हमारा फोकस इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, एनवायरनमेंट और फैक्ट फाइल का एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करना है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो शुरुआत करते हैं आरबीआई क्रैकडाउन्स और रेगुलेटरी एक्शंस से। यहाँ 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है, जैसे कोई स्कूल का सख्त डिसिप्लिन इंचार्ज होता है ना, जो छोटी गलतियों पे फाइन लगाता है लेकिन लगातार रूल तोड़ने पर सीधा रस्टिकेट कर देता है। आरबीआई कुछ वैसा ही कर रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो पहला केस है बंधन बैंक का। इन पर 41.8 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। अच्छा, 41.8 लाख। और इसका रीजन क्या था? रीजन बहुत स्पेसिफिक है। केवाईसी गाइडलाइंस का पालन न करना, रिस्क कैटेगराइजेशन का प्रॉपर रिव्यू न करना और डायरेक्टर्स से जुड़े लोन सैंक्शन करना। केवाईसी तो सबसे बेसिक फिल्टर होता है। बिल्कुल। और दूसरा केस है मुथूट हाउसिंग फाइनेंस का, जिन पर 80,000 रुपए की पेनल्टी लगी है। 80,000? ये तो काफी कम अमाउंट है अगर बैंकिंग स्टैंडर्ड से देखा जाए। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए अमाउंट से ज्यादा वायलेशन का कारण इंपॉर्टेंट है। यहाँ आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड का उल्लंघन हुआ है। मतलब लेंडिंग प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की कमी थी। समझ गई। और अब आते हैं उस स्टूडेंट पर जिसे सीधा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एग्जैक्टली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कंप्लीट लाइसेंस कैंसिलेशन हो गया है। और इसका कॉन्टेक्स्ट कोई एक छोटी गलती नहीं है। तो क्या था मेन रीजन? इसका परिणाम था गंभीर और लगातार रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। एग्जैक्टली। मतलब सीवियर और ऑनगोइंग वायलेशंस, बार-बार चेतावनी के बाद भी सुधार ना होना। ये तो एस्पिरेंट्स को पक्का दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि पेनाल्टी अमाउंट से ज्यादा वायलेशन का नेचर इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पेमेंट सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। यहाँ कुछ बड़े डिजिटल इंटीग्रेशंस हो रहे हैं। हाँ, जैसे एनबीबीपीएल यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें अब भारत कनेक्ट के अंदर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को जोड़ दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है। और इसका स्केल इमेजिन कीजिए। ये प्लेटफॉर्म अब 29 कैटेगरीज में 22,640 बिलर्स को सपोर्ट कर रहा है। अरे वाह, 22,640 बिलर्स! और पे पॉइंट इंडिया को भी तो कोई अप्रूवल मिला है ना? हाँ, पे पॉइंट इंडिया को आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यानी सीपीएस से जुड़ने का आधिकारिक ऑथराइजेशन मिल गया है। इससे डिजिटल रीच बहुत बढ़ेगी। और एक मेगा जॉइंट वेंचर भी न्यूज में है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और आलियांज का। बिल्कुल। इन दोनों ने इंडियन मार्केट में इंश्योरेंस ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए एक बड़े 50-50 जेवी की घोषणा की है। एक मिनट, ये सब सुनकर मुझे एक डाउट आ रहा है। ये इतनी सारी जो डिजिटल पार्टनरशिप्स और कॉर्पोरेट एक्सपेंशंस हो रहे हैं, क्या इनसे सच में रूरल इंडिया को कोई फायदा हो रहा है, या ये सिर्फ अर्बन मार्केट कैप्चर करने की रेस है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। लेकिन अगर आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का भारत कनेक्ट से जुड़ना देखें तो पिक्चर बदल जाती है। वो कैसे? देखिए, पोस्टल नेटवर्क सबसे दूर दराज के गांव तक है। अब इस इंटीग्रेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा विजन सच हो रहा है। मतलब एक ग्रामीण व्यक्ति भी अब आसानी से डिजिटली अपने प्रीमियम भर सकता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कॉर्पोरेट टाइप्स नहीं है, बल्कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। मेक सेंस। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस, स्वैप्स और मेगा लोन्स की। यहाँ कुछ बहुत ही हेवी नंबर्स हैं। नंबर्स? मुझे नंबर्स याद रखने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं। आरबीआई ने मालदीव्स को 30 बिलियन रुपए दिए हैं। हाँ, आईएनआर में 30 बिलियन। और इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत है, 2024 से 2027 की वैलिड विंडो के लिए। ओके, सार्क स्वैप। और एक्सिम बैंक ने अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एएफसी को $100 मिलियन का लोन दिया है। राइट। और ये पैसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए है। और डोमेस्टिक लेवल पर आईआरएफसी ने तेलंगाना गवर्नमेंट को
13,615 करोड़ रुपए का लोन दिया है। जो कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के कंप्लीट टेकओवर के लिए है। और एक और बहुत बड़ा टारगेट है IFC यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से भारत के लिए सालाना $10 बिलियन का डेडिकेटेड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टारगेट, जो 2030 तक अचीव करना है। बिल्कुल। यार इतने सारे फिगर्स, इनको याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? मेरा मतलब है, अगर हम इसे ऐसे देखें कि ये मेगा लोन्स अर्थव्यवस्था की नसों में खून या लिक्विडिटी की तरह दौड़ते हैं, तो शायद थोड़ा आसान लगे। वो एनालॉजी अच्छी है, लेकिन इन्हें याद रखने का असली तरीका है इनके इम्पैक्ट को समझना। जैसे मालदीव्स का सार्क करेंसी स्वैप, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है जिससे रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। हाँ, ये बात तो है। और IFC का 2030 का टारगेट दिखाता है कि वर्ल्ड बैंक भारतीय प्राइवेट सेक्टर पर लॉन्ग टर्म में कितना भरोसा कर रहा है। जब आप इसके पीछे का कारण समझ लेते हैं तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। बिल्कुल सही, फंडा है ये। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एक बहुत ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, द राइज ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी, ये क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सप्रेशन और स्केलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब IP द्वारा संचालित एक इकोनॉमिक मॉडल है। मतलब ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से अलग है। और इसके स्टैट्स तो सच में माइंड ब्लोइंग है। गेमिंग सेक्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, जिसमें 42.5 करोड़ गेमर्स हैं। और मजे की बात यह है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में 16,428 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ था। अरे वाह! और YouTube इकोसिस्टम ने 2024 में भारत की GDP में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है और करीब 9,30,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स को सपोर्ट किया। एग्जैक्टली। इसीलिए सरकार के स्ट्रेटेजिक गोल्स और इनिशिएटिव्स भी इसी तरफ हैं। AVGC XR का लक्ष्य 20 लाख जॉब्स जनरेट करना है। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। हाँ, और भारत को सिर्फ एक वन टाइम प्रोडक्शन हब से बदलकर ग्लोबली स्केलेबल IP फ्रेंचाइजी का ओनर बनाना है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर CCIC ने भी कुछ लॉन्च किया है ना? हाँ, उन्होंने आर्टिसनल लेगेसी को मोनेटाइज करने के लिए सोल थ्रेड्स हेरिटेज कलेक्शन लॉन्च किया है। सच बताऊं तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्या गेम खेलना और YouTube वीडियो बनाना अब लिटरली देश की GDP चला रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यही ऑरेंज इकोनॉमी की ताकत है। और एग्जाम्स के लिए खासकर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये डेटा बहुत ही प्रभावशाली साबित हो सकता है। हाँ, ऐसे राइटिंग में ये 16,000 करोड़ वाला डेटा पॉइंट बहुत सॉलिड इम्पैक्ट डालेगा। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा पॉलिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं 10th शेड्यूल को, डिफेक्शन वर्सेस मर्जर। हाँ, ये तो हाल ही में काफी न्यूज में था। इसका ट्रिगर इवेंट था 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का BJP में डिफेक्शन, राइट? बिल्कुल, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझना बहुत जरूरी है। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और फिर उसे 91st अमेंडमेंट 2003 के जरिए और मजबूत किया गया था, जिसने वो 1/3 स्प्लिट वाले लूप होल को खत्म कर दिया था। सही कहा। देखिए, स्टैंडर्ड डिफेक्शन क्या होता है? अगर कोई चुना हुआ मेंबर अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लागू होता है। लेकिन इसमें एक लूप होल है, पैराग्राफ 4 का लूप होल। हाँ, ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता अगर ओरिजिनल पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए और लेजिस्लेटिव पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स उस पर सहमत हों। इसे अगर क्रिकेट के एनालॉजी से समझें तो जैसे एक प्लेयर का दूसरी टीम में चले जाना डिफेक्शन है, लेकिन पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी का ही बिक जाना वो मर्जर है ना? बहुत बढ़िया उदाहरण है, और इस पर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। 1992 का क्योटो होलोहान केस कहता है कि स्पीकर का फैसला जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। और रीसेंट वाला सुभाष देसाई 2023 वाला, वो जजमेंट कहता है कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी मतलब जो विधायक हैं उनका बहुमत पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा को ओवरराइड नहीं कर सकता। अच्छा, तो 91st अमेंडमेंट और पैराग्राफ 4 के 2/3 रूल के बीच का ये टेक्निकल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी एग्जाम्स का फेवरेट सवाल बन सकता है ये। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज की। राइट टू सेफ ट्रैवल एंटर्स आर्टिकल 21। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाल ही में 2 हाईवे एक्सीडेंट्स में 34 मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो केस लिया था। मतलब कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया
और फिर उन्होंने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का विस्तार कर दिया। हाँ, और इसमें सेफ, सिक्योर और डिग्निफाइड ट्रैवल को शामिल किया है। मतलब रोड सेफ्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनली एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट है। और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया ना, जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस की पावर देता है। एग्जैक्टली इस आर्टिकल के तहत कोर्ट ने स्ट्रक्चरल हाईवे रिफॉर्म्स जैसे अतिक्रमण हटाना और डेजिग्नेटेड पार्किंग के लिए बाइंडिंग डायरेक्शंस जारी किए हैं। और साथ ही आर्टिकल्स 38 और 47 का भी जिक्र है, जो स्टेट पर पब्लिक हेल्थ सुनिश्चित करने और एक्सीडेंट फैटेलिटीज को प्रोएक्टिवली रोकने का एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाता है। बिल्कुल सही। पर अगर प्रैक्टिकली सोचें तो कागज पर अधिकार मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़क को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहीं पर आर्टिकल 14(2) का रोल आता है। ये इसे सिर्फ एक किताबी अधिकार नहीं रहने देता, बल्कि एक एक्शन ओरिएंटेड आदेश बनाता है। अच्छा, मतलब कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स दे सकता है अथॉरिटीज को। मेक सेंस। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं गवर्नेंस इनिशिएटिव्स और डिजिटल अपग्रेड्स। यहाँ 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला है मेघालय का सीएम इंस्पायर। इसमें लोकल यूपीएससी क्वालिफायर्स को आर्थिक रूप से स्पॉन्सर करने के लिए माटी MATAI पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की गई है। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का NMBA 2.0 ऐप। ये नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक अपग्रेडेड ऐप है। इसके फीचर्स क्या हैं? तीसरा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का VM फ्रेम्स। ये कल्चरल हेरिटेज को डॉक्यूमेंट और प्रमोट करने के लिए एक नेशनल लेवल फोटोग्राफी और आर्ट कंपटीशन है। और चौथा पॉइंट है नीति आयोग रिकास्ट। पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक कुमार लाहिड़ी को इस प्रीमियर पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का नया वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मैं एस्पायरेंट्स को यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो नई नियुक्ति है अशोक कुमार लाहिड़ी की, ये बैंकिंग प्रीलिम्स जैसे वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हाईलाइट कर लें। बिल्कुल, वन लाइनर्स में डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आते हैं। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर। यहाँ एक बहुत फेमस थ्योरी अप्लाई होती है, मार्केट फॉर लेमन्स। मार्केट फॉर लेमन्स, जॉर्ज एकलॉफ वाली। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, जहाँ कॉलेजों यानी सेलर्स को छात्रों यानी बायर्स की तुलना में अपनी क्वालिटी के बारे में ज्यादा पता होता है। इसको मैं अगर एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक सेकंड हैंड कार खरीदने जैसा है। बाहर से कार चमचमाती दिखती है, लेकिन इंजन कैसा है ये सिर्फ बेचने वाले को पता होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और एजुकेशन सेक्टर में इससे एडवर्स सिलेक्शन होता है, जहां कॉलेजों की मार्केटिंग उनकी एकेडमिक क्वालिटी से बहुत आगे निकल जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। और ये 5 पैरामीटर्स पर काम करता है: टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। बिल्कुल। और अगर बेसलाइन रियलिटी की बात करें तो हायर एजुकेशन में भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER वर्तमान में करीब 28.4% है। और NEP 2020 का टारगेट क्या है? टारगेट है 2035 तक इसे 50% तक पहुंचाना। एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि ये 5 पैरामीटर्स और ये जो 28.4 से 50% वाला डेटा है, ये एस्से और इंटरव्यू के लिए एकदम कोर पॉइंट्स हैं। हाँ, सीधा डेटा कोट करने से आंसर में बहुत वेटेज आता है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया न्यूजीलैंड FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मार्केट एक्सेस वर्सेस प्रोटेक्शन। इसमें इंडिया के क्या गेन्स हैं? इंडिया को जो विंस मिली हैं, उसमें न्यूजीलैंड जाने वाले सभी भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए तत्काल 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। अरे वाह, 100%। हाँ, इससे हमारे टेक्सटाइल्स, ऑटोज और सिरेमिक्स जैसे सेक्टर्स को भारी बूस्ट मिलेगा। और न्यूजीलैंड को क्या कंसेशंस मिले हैं? भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाले 95% इंपोर्ट्स पर टैरिफ हटा दिया है या कम कर दिया है, और इसके बदले में न्यूजीलैंड 15 साल की अवधि में भारत में भारी $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट कर रहा है। $20 बिलियन। लेकिन मैंने सुना है इसमें कुछ सेंसिटिव एक्सक्लूजन्स भी हैं, जिसे शील्ड कहा जा रहा है। हाँ, भारत ने कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया है। सबसे बड़ा है डेयरी सेक्टर, ताकि न्यूजीलैंड के विशाल डेयरी एक्सपोर्ट के खिलाफ हमारे अमूल
और लोकल किसानों की सुरक्षा हो सके। एग्जैक्टली और साथ ही स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे प्याज और मक्का और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए प्रमुख मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम को भी एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ मेरा एक सवाल है। $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो बहुत शानदार है, लेकिन क्या उनके मेन सेक्टर यानी डेयरी को पूरी तरह ब्लॉक कर देना, क्या ये हमारी एक डिफेंसिव मानसिकता नहीं दिखाता? मैं कहूंगा कि ये डिफेंसिव नहीं बल्कि बहुत ही प्रैग्मेटिक या व्यावहारिक अप्रोच है। देखिए, अमूल जैसा कोऑपरेटिव मॉडल लाखों छोटे किसानों की आजीविका चलाता है। हाँ, ये बात तो है। तो उसे एक ही झटके में इतने बड़े ग्लोबल कंपटीशन के सामने खोल देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। इसलिए ये एक बैलेंस डिसीजन है। ईरान के चाबहार पोर्ट का जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है, वहां इंडिया के ऑपरेशंस के लिए यूएस द्वारा दिया गया सैंक्शंस वेवर अब लैप्स हो गया है। ये एक बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट है। राइट। अब यहाँ दो बहुत हैवी टर्म्स आते हैं, कैट्सा और ओफैक। अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो इंडिया के पास यहाँ करीब $620 मिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट डूबने का डर है, और दूसरी तरफ है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी खोने का रिस्क। राइट। तो अगर इस पूरे कैट्सा मैकेनिज्म और INSTC के स्ट्रेटेजिक एंगल को डिटेल में समझा जाए तो असली प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, असली समस्या ना इस मैकेनिज्म के एग्जीक्यूशन में है। कैट्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये अमेरिका का एक फेडरल लॉ है। ओके। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई देश अमेरिका के एडवर्सरीज जैसे कि ईरान हो गया, रशिया या नॉर्थ कोरिया, उनके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करता है तो अमेरिका उस देश पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा। ओह, मतलब डायरेक्ट पनिशमेंट। बिल्कुल। और इन सैंक्शंस को इन्फोर्स करने वाली बॉडी का नाम ओफैक है, यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। अगर ओफैक ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए तो उस एंटिटी को ग्लोबल डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया जाता है, जो कि किसी भी बड़ी कंपनी के लिए डिजास्टर होगा। एग्जैक्टली। अब चाबहार पोर्ट इसलिए फंस गया है क्योंकि ये ईरान में है। वहीं अगर NISTC की बात करें तो ये 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जो शिप, रेल और रोड के जरिए इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, राइट? हाँ, और ये ट्रेडिशनल स्वेज कनाल रूट से लगभग 30% सस्ता और 40% छोटा है। चाबहार इस NISTC रूट का एक क्रूशियल एंट्री पॉइंट है जो पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करता है। लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन तो ये कहती है कि $620 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी बड़ी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से अबैंडन कर देना तो कोई प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच नहीं लगती। सही बात है। तो क्या इस एक्सटर्नल प्रेशर के आगे झुकना इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल नहीं उठाता? ये क्लासिकल डिप्लोमेटिक डिलेमा है। अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर में आकर पोर्ट छोड़ दिया तो सालों की इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल एशिया का एक्सेस चला जाएगा, जिसे तुरंत चाइना या कोई और जियोपॉलिटिकल राइवल कैप्चर कर लेगा। राइट। जियोपॉलिटिक्स में वैक्यूम तो कोई छोड़ता नहीं है। पर अगर सैंक्शंस को डिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो इंडिया की उन दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज पर ओफैक का डंडा चल सकता है, जिनका US फाइनेंशियल सिस्टम पर एक्सपोजर है। इसलिए इसको एक एक्सट्रीम न्यूट्रल लेंस से देखना चाहिए, यानी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, ये किसी एक साइड को चुनने की बात नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जहां फॉरेन पॉलिसी मेकर्स लगातार US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैकडोर नेगोशिएशंस करते हैं ताकि वेवर को एक्सटेंड किया जा सके। अच्छा, इस डिप्लोमेटिक टाइट्रो वॉक का एक और एग्जाम्पल उसी ब्रिक्स वेस्ट एशिया मीट में देखने को मिला, जो हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई। ओ हाँ, वो स्टेटमेंट वाला इशू। एग्जैक्टली। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर हुई इस मीटिंग में इंडिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इजराइल के खिलाफ लैंग्वेज को टोन डाउन करने की पूरी कोशिश की। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट ये था कि इंडिया ने ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टीनियन कैपिटल बोलने वाले रेफरेंसेस को ड्रॉप करने पर जोर दिया, जिसके नतीजे में बाकी 10 ब्रिक्स मेंबर्स के साथ एक क्लियर क्लैश देखने को मिला। देखिए, जियोपॉलिटिकल फोरम्स में किसी डॉक्यूमेंट से एक फ्रेज ड्रॉप करना सिर्फ सेमांटिक्स का खेल नहीं होता, ये पॉलिसी शिफ्ट का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब हिस्टोरिकल स्टांस शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया कन्वेंशनली
पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करता रहा है। पर आज के मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन में इंडिया अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर इजराइल को एलियनेट नहीं कर सकता। राइट। ब्रिक्स में बाकी देश जैसे साउथ अफ्रीका या ईरान चाहते थे कि स्टेटमेंट बिल्कुल वन साइडेड हो। ईस्ट जेरूसलम का रेफरेंस ड्रॉप करके इंडिया ने इफेक्टिवली कंसेंसस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दिया, जो ये दर्शाता है कि मल्टीलैटरल फोरम्स में अब अपने बायलैटरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पहली प्रायोरिटी बन गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ईरान के इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इक्वेशन का असर सिर्फ लैंड बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो हमें सीधा गल्फ और श्रीलंका की मैरिटाइम स्ट्रैटेजी की तरफ देखना पड़ता है। बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल और यूएई प्रेसिडेंट के बीच हाल ही में हुई मीटिंग इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शंस के बीच एनर्जी रूट्स को सिक्योर करने और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी तक आउटरीच बढ़ाने पर डिटेल में चर्चा हुई। राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फोकस होना एक डायरेक्ट इकोनॉमिक नेसेसिटी है। हाँ, ये एक चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% लिक्विड पेट्रोलियम इसी नैरो वाटर बॉडी से गुजरता है। 20%? वो तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो जब वेस्ट एशिया में टेंशन्स होती हैं तो इस स्ट्रेट के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूएई और जीसीसी के साथ हाई लेवल एंगेजमेंट का कोर मैकेनिज्म यही है कि अगर हॉर्मुज में कोई क्राइसिस आता है तो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पहले से सिक्योर्ड रहें। मेक सेंस। अब गल्फ की इन्हीं एनर्जी रूट से आगे बढ़ते हुए अगर इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका की सिचुएशन देखें तो वहां की इकोनॉमी एक अलग ही मैकेनिज्म से जूझ रही है। मटाला एयरपोर्ट का केस बहुत हाईलाइट हो रहा है आजकल। वो एयरपोर्ट जिसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहा जाता है। एग्जैक्टली। इस एयरपोर्ट को $200 मिलियन के चाइनीज लोन्स का यूज करके बनाया गया था और आज ये बिल्कुल एम्प्टी पड़ा है। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल माना जा रहा है और अब श्रीलंका इस फैसिलिटी को चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए। होता यह है कि एक क्रेडिटर देश, इस केस में चाइना, डेवलपमेंट के नाम पर किसी डेवलपिंग देश को ऐसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स देता है जो इकोनॉमिकली बिल्कुल अनवायबल होते हैं। जैसे ये मटाना एयरपोर्ट। राइट। जब वो एयरपोर्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता तो डेवलपिंग देश लोन का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाता। ऐसे में क्रेडिटर देश डेट टू इक्विटी स्वैप डिमांड करता है, यानी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है, जिससे उनकी मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस वहां बन जाती है। बिल्कुल। श्रीलंका का अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढना इस साइकिल को तोड़ने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्या वाकई इसका सोल्यूशन है? अगर नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स किसी नॉन स्टेट एक्टर या फॉरेन प्राइवेट एंटिटी के हाथ में चले गए तो क्या वो सॉवरेनिटी पर एक नया खतरा नहीं बनेंगे? यही पॉइंट श्रीलंका के पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है अभी। प्राइवेटाइजेशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी फिस्कल रिलीफ है। इसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में अगर इंडिया की मैरिटाइम आउटरीच को देखा जाए तो अप्रोच बिल्कुल अलग दिखती है। इंडिया सॉफ्ट पावर और कैपेसिटी बिल्डिंग का मैकेनिज्म यूज कर रहा है। हाँ, डाइविक्स एक्सरसाइज के लिए आईएनएस निरीक्षक, जो एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, वो कोलंबो पहुंचाए जॉइंट नेवल ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले इंडिया ने भीष्म क्यूब्स यानी आरोग्य मैत्री हेल्थ फैसिलिटीज भी श्रीलंका को प्रोवाइड की थी। राइट। भीष्म क्यूब्स पोर्टेबल रैपिडली डिप्लॉयबल हॉस्पिटल्स होते हैं जो डिजास्टर रिस्पांस में काम आते हैं। एग्जैक्टली। ये सॉफ्ट पावर अप्रोच लोकल पॉपुलेशन में ट्रस्ट बिल्ड करती है, वो भी बिना किसी डेट बर्डन के। यानी एक तरफ प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स है और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। ग्रेट कंपैरिजन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। मैरिटाइम सिक्योरिटी और अर्थ के इन जियोपॉलिटिकल बॉर्डर्स के आगे अगर हम एरोस्पेस की तरफ देखें तो वहां मिलने वाले अपडेट्स और भी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हैं। यहाँ 3 अलग-अलग देश हैं और 3 अलग स्पेस और डिफेंस माइलस्टोन्स। ओके, तो सबसे पहले किसके बारे में है? सबसे पहले यूएसए। नासा ने एक $4 बिलियन का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है और इसका प्राइमरी फंक्शन यूनिवर्स को मैप करना और एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना है। वाओ, $4 बिलियन। देखिए, नासा का ये टेलीस्कोप एक मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है।
इसका मैकेनिज्म ट्रेडिशनल टेलीस्कोप से इस मायने में अलग है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप के मुकाबले लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ा है। 100 गुना, दैट्स मैसिव। हाँ, ये इंफ्रारेड लाइट का यूज करके डीप स्पेस में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को ऑब्जर्व करेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सट्रीम लेवल की फंडिंग और फाउंडेशनल फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो प्योर साइंटिफिक कैपेबिलिटी का एक हाईएस्ट बेंचमार्क सेट करती है। सही बात है। एक तरफ ये $4 बिलियन का डीप स्पेस प्रोजेक्ट है और ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया का एक प्योरली कमर्शियल और प्राइवेट प्रोजेक्ट है, स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल, जो अब श्रीहरिकोटा में फाइनल इंटीग्रेशन फेज में है। राइट, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना? ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए 350 kg है। और इस स्लाइड पर तीसरा अपडेट क्या था? और इस रीजनल डायनामिक में तीसरा एंगल पाकिस्तान का है, जिसने अपनी तैमूर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये एक इंडिजिनस एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो उनकी नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डायरेक्टली ऑगमेंट करती है। इन तीनों डेवलपमेंट्स को अगर एक साथ रखा जाए ना, तो ये नेशनल प्रायोरिटीज का एक बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन देते हैं। नासा प्योर एक्सप्लोरेशन कर रहा है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अब एलईओ कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है। लियो यानी अर्थ से 2000 किलोमीटर तक की हाइट। हाँ, और आजकल ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट बन गया है। विक्रम-1 का सक्सेसफुल होना ये साबित करेगा कि इंडिया का प्राइवेट इकोसिस्टम अब ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में कंपटीशन देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान की मिसाइल? पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल मैकेनिज्म बताता है कि साउथ एशियन रीजन में नेवल डिटरेंस और टैक्टिकल मिलिट्री कैपेबिलिटीज की रेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक क्लियर रीजनल थ्रेट परसेप्शन है। Got it. Let's move to our next slide. एक्सटर्नल डिफेंस और स्पेस कमर्शलाइजेशन के इस कॉन्ट्रास्ट से निकलकर अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर आएं, तो इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक टेक सेक्टर में भी काफी मेजर बाउंड्स ले रहा है। इंडिया का टेक सेक्टर तो वैसे भी काफी बूम पर है आजकल। बिल्कुल, एक बहुत ही क्रिटिकल अचीवमेंट है कलपक्कम की PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। BHAVI-NI द्वारा बनाया गया 500 MWE का रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है और इसने हाल ही में एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अचीव की है, जिसे टेक्निकल टर्म में क्रिटिकलिटी कहा जाता है। एग्जैक्टली। ये इवेंट डॉक्टर होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 की सबसे बड़ी सक्सेस है। साथ ही DRDO की CAIR लैब ने एक इंडिजिनस AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा। ये सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंड ओवर किया गया है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा एक टेस्ट ADC-150 यानी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का भी हुआ है नेवल सप्लाई ऑपरेशंस के लिए। ये सारे टर्म्स थोड़े डेंस हो सकते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। वही तो, यहाँ टेक्निकलिटी थोड़ी डेंस हो रही है। क्रिटिकलिटी और फास्ट ब्रीडर, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का ग्राउंड लेवल मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे सिंपल फिजिक्स के थ्रू समझते हैं। क्रिटिकलिटी का बेसिक मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फिजन रिएक्शन हो रही है वो अब खुद ब खुद चलती रहेगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ओके। इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह देखा जा सकता है, जहां स्पार्क प्लग ने अपना काम कर दिया और अब इंजन फ्यूल कंज्यूम करके लगातार चल रहा है। अच्छा, दैट मेक्स सेंस। और फास्ट ब्रीडर क्या है? अब आते हैं फास्ट ब्रीडर पर। ये अपने आप में एक ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। नॉर्मली रिएक्टर्स जितना न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं उसको बर्न करके खत्म कर देते हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिक्सचर का इस तरह से यूज करता है कि वो एनर्जी बनाते वक्त नया फिसाइल मटेरियल भी ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। Wait, really? फ्यूल बर्न भी हो रहा है और नया फ्यूल बन भी रहा है? हाँ, इसलिए ये कंज्यूम करने से ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है। ये इंडिया के न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। ये तो लिटरल एनर्जी एल्केमी जैसा हो गया कि ईंधन जल भी रहा है और बढ़ भी रहा है। और अगर प्रज्ञा सिस्टम की फंक्शनैलिटी देखें तो वहाँ AI का एप्लीकेशन भी ह्यूमन लिमिटेशंस को बाईपास कर रहा है। बिल्कुल। प्रज्ञा सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। नॉर्मल कंडीशंस में बॉर्डर्स और सेंसिटिव जोन्स की सैटेलाइट इमेजेस को ह्यूमन ऑपरेटर्स देखते हैं, जिसमें काफी टाइम लगता होगा।
हाँ, और ह्यूमन आंखें थक सकती हैं, माइनर चेंजेस मिस कर सकती हैं। प्रज्ञा एआई लगातार हजारों सैटेलाइट फीड्स एनालाइज करता है। अगर बॉर्डर पर किसी टेरेन में कल कोई बंकर नहीं था और आज एक माइनर सा कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो एआई का एल्गोरिथम पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन करके तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फ्लैग कर देगा। वाओ, ये लगातार थकन रहित सर्विलेंस काउंटर टेररिज्म में रिस्पांस टाइम को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ले आता है। सही में। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाईटेक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होना जरूरी है, पर सिक्योरिटी का एक दूसरा रूप ह्यूमन लेवल पर भी है, जो आजकल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की मार झेल रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। द लैंसेट की हाल ही में आई एक रिपोर्ट बहुत ही कंसर्निंग मैकेनिज्म को हाईलाइट करती है। रिपोर्ट कहता है कि 2024 में एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की वजह से ग्लोबली 247 बिलियन वर्क आवर्स का सीधा नुकसान हुआ है। 24/7 बिलियन, ये फिगर अपने आप में माइंड बॉगलिंग है ना? जब एक्सट्रीम हीट बढ़ती है तो लेबर प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली कोलैप्स कर जाती है। इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है अर्बन एरियाज के गिग वर्कर्स पर, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स या राइड हेलिंग ड्राइवर्स। राइट, जिन्हें ऐसी गर्मी में भी बाहर घूमना पड़ता है। नीति आयोग के प्रोजेक्शंस के अनुसार प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स की तादाद आज 7.7 मिलियन है और 2030 तक यह बढ़कर 23 मिलियन हो जाएगी। इन वर्कर्स के पास हेल्थ बफर्स या पेड लीव्स जैसी कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं होती। ये प्योरली अनरेगुलेटेड स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। इसको काउंटर करने के लिए राजस्थान ने पहल की है और राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023 पास किया है। ये इंडिया का पहला स्टेट लॉ है जो एक वेलफेयर बोर्ड एस्टैब्लिश करता है। और इसको फंड कैसे करेंगे? इस बोर्ड को फंड किया जाएगा प्लेटफॉर्म कंपनीज पर लगने वाले 1 से 2% के लेवी या टैक्स से। ये एक्ट डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के डीएसपी आर्टिकल 42 से जुड़ा है, जो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क की वकालत करता है। ये पब्लिक पॉलिसी का एक क्लासिक इंटरवेंशन मैकेनिज्म है। गिग इकोनॉमी एसेंशियली एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट पर चलती है, जहां वर्कर किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। राइट, उन्हें पार्टनर्स बुलाते हैं ना? हाँ, इस मॉडल में कंपनी सारा रिस्क वर्कर पर शिफ्ट कर देती है। हीट वेव में अगर कोई वर्कर बीमार पड़ता है तो उसका सीधा वेज लॉस होता है। डीएसपी का आर्टिकल 42 स्टेट को मैंडेट देता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो ह्यूमन डिग्निटी और सेफ वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करे। तो ये राजस्थान वाला लॉ वही कर रहा है? एग्जैक्टली उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वेलफेयर बोर्ड इस 1 से 2% लेवी को कलेक्ट करेगा और उसे गिग वर्कर्स के हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर में इन्वेस्ट करेगा। पर इस मैकेनिज्म में एक ऑब्वियस लूपहोल नजर आता है। अगर प्लेटफॉर्म कंपनीज पर 1-2% का नया लेवी लगता है तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो कंपनीज टैक्स बर्डन को डायरेक्टली कंज्यूमर की डिलीवरी फीस या राइड फेयर में ऐड कर देगी। तो आखिर में ये वेलफेयर पॉलिसी कंज्यूमर के जेब से ही तो फंड हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंप्लीटली वैलिड है। कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी अपना प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक नहीं करना चाहती, इसलिए टैक्स इंसिडेंस ज्यादातर एंड कंज्यूमर पर ही पास ऑन होता है। वही तो। लेकिन मैक्रो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वल्नरेबल सेक्शंस को एक्सट्रीम क्लाइमेट रिस्क से बचाना। एक अनरेगुलेटेड सेक्टर जहां जीरो अकाउंटेबिलिटी थी, वहां कम से कम एक डेटा रजिस्ट्री और वेलफेयर फंड का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो रहा है। That's a fair point. इस इनिशियल फेज में कॉस्ट कौन बेयर करेगा, ये मार्केट डायनामिक्स तय करेंगे, पर वर्कर का प्रोटेक्शन स्टेट ने फॉर्मलाइज कर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। राइट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। पब्लिक पॉलिसी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के इस कॉम्प्लेक्स मॉडल से शिफ्ट होकर अगर अप्लाइड साइंसेज और हिस्ट्री के कुछ सरप्राइजिंग माइलस्टोन्स पर नजर डालें तो WHO का एक रीसेंट अपडेट सामने आता है। WHO ने कुछ नया प्रूव किया है? हाँ, WHO ने इन्फेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली उन न्यूबॉर्न्स के लिए जिनका वजन 2 से 5 किलो के बीच होता है, एक नई चाइल्ड फ्रेंडली डुअल एक्शन मलेरिया ड्रग प्री क्वालिफाई की है। इस ड्रग का टेक्निकल कॉम्बिनेशन आर्टेमिफायर और ल्यूमेफेंट्रिन है। ओके, आर्टेमिथर ल्यूमेफेंट्रिन। फिर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में साइबॉर्ग बॉटनी का जिक्र है, जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। साइंटिस्ट ने लिविंग प्लांट्स के सेल वॉल्स के अंदर PDOT नैनोवायर्स नाम के कंडक्टिव पॉलीमर्स को एम्बेड करने की टेक्निक डेवलप कर ली है। वेट, प्लांट्स के अंदर वायर्स? हाँ, इस मैकेनिज्म से पेड अप लिविंग बायोसेंसर्स बन जाते हैं जो एनवायरमेंटल डेटा को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेजर माइलस्टोन एक ट्रैजिक हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा है,
चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की 40th एनिवर्सरी। यस, 1986। अब लगने को ये तीनों डेवलपमेंट्स आइसोलेटेड लगते हैं, पर क्या इनमें कोई अंडरलाइंग पैटर्न दिखाई देता है? अगर इनका टेक्निकल फ्रेमवर्क समझा जाए तो ये तीनों इवेंट्स ह्यूमन सर्वाइवल और रिस्क मिटिगेशन के एग्जाम्पल्स हैं। पहले आर्टेमेटर लूमेफेंट्रीन मैकेनिज्म की बात करें तो ये ड्यूअल एक्शन थेरेपी पहले पैरासाइट को तुरंत मारता है और फिर बॉडी में ज्यादा देर तक रुककर बचे हुए पैरासाइट्स को खत्म करता है। यानी डबल प्रोटेक्शन। बिल्कुल। इन्फेंट्स जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, उनके लिए ये ड्यूअल अप्रोच फेटल मलेरिया से बचने का एक सॉलिड मैकेनिज्म है। और वो साइबोर्ग बॉटनी और चर्नोबिल वाला कनेक्शन? देखिए, साइबर्ग बॉटनी और चर्नोबिल को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो इनसाइट और भी डीप हो जाती है। आरबीएम के रिएक्टर का डिजाइन इसेंशियली फ्लॉड था क्योंकि उसमें कंट्रोल रॉड्स के टिप्स ग्राफाइट के बने थे, जो इनिशियल इंसर्शन के वक्त रिएक्शन को स्लो करने के बजाय और स्पाइक कर देते थे। उस दौर में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स काफी प्रिमिटिव थे। अब सोचिए पीडॉट नैनो वायर्स कैसे काम करते हैं। पीडॉट एक पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब इसे पौधों के वैस्कुलर सिस्टम में डाला जाता है तो ये उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देता है बिना प्लांट टिश्यू को डैमेज किए। फैसिनेटिंग। प्लांट की रूट्स जब मिट्टी से टॉक्सिक हैवी मेटल्स या रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस चेंज को रीड करके रियल टाइम वार्निंग दे सकता है। अगर ऐसी बायोसेंसर टेक्नोलॉजी 1986 में अवेलेबल होती तो शायद एनवायरमेंटल रेडिएशन को ग्राउंड जीरो पर स्प्रेड होने से पहले एक्यूरेटली मैप किया जा सकता था। एक लिविंग प्लांट को ही अर्ली वार्निंग सर्किटरी में कन्वर्ट कर देना वाकई बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक एक्सट्रीम इंटरसेक्शन है। दिस इज माइंड ब्लोइंग, है ना? चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। टेक्नोलॉजी का ग्राउंड लेवल पर और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन में क्या प्रैक्टिकल यूज होता है, इसका एक और लाइव एग्जांपल इकोलॉजी सर्वेज में चल रहा है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल नीलगिरी तहार, जो कि एक हाईली एंडेंजर्ड माउंटेन अंगुलेट है, उसका एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट मिलकर इनके 400 किलोमीटर की श्रिंकिंग हैबिटेट यानी वेस्टर्न घाट्स में ये ट्रैकिंग कर रहे हैं। और इस ट्रैकिंग डेटा को कंपाइल करने के लिए स्पेसिफिकली वारोदाई नाम का एक मोबाइल ऐप यूज हो रहा है। ओह, एक डेडिकेटेड ऐप। साथ ही एआई का एक बिल्कुल ही अलग रूप राजस्थान के सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट्स में एआई फॉर वाटर पॉलिसी पायलट प्रोजेक्ट में दिख रहा है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्हाट्सएप चैटबॉट्स के जरिए डिप्लॉय किया गया है। व्हाट्सएप चैटबॉट्स वो गांव में कैसे काम कर रहे हैं? वही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो लोकल लोग हैं जिन्हें पानी मित्राज कहा जाता है, वो अपनी लोकल डायलेक्ट्स में व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजते हैं पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और एआई उन्हें प्रोसेस करके जल जीवन मिशन की ऑफिशियल मशीनरी तक पहुंचाता है। इस पूरे सिनेरियो में एक आयरॉनिकल लेकिन बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। ये ई गवर्नेंस का सबसे रिफाइंड मॉडल है आज की डेट में। प्रजना सिस्टम जैसा हाई लेवल एआई सैटेलाइट फीड्स प्रोसेस करता है, जो एक टॉप डाउन अप्रोच है, पर राजस्थान वाला पायलट प्रोजेक्ट एक बॉटम अप अप्रोच है। एग्जैक्टली। इसका टेक्निकल कोर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी पर बेस्ड है। अक्सर गांव में लोग टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते और ऑफिशियल एप्लीकेशंस उन्हें समझ नहीं आती। एनएलपी एल्गोरिदम्स इन लोकल डायलेक्ट वाले वॉइस नोट्स को ट्रांसक्राइब करते हैं, उनका सेंटिमेंट और कोर इशू एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट बनाकर वाटर गवर्नेंस ऑफिशियल्स के डैशबोर्ड पर शो करते हैं। मतलब डिजिटल डिवाइड को सीधा एनएलपी से ब्रिज कर दिया। हाँ, ये एआई का एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन है जो डिजिटल डिवाइड को खत्म करके डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर रहा है। वहीं वरोदाई ऐप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में स्पेशल मैपिंग का काम करता है। सिंक्रोनाइज सर्वे का मतलब है कि बॉर्डर्स के दोनों तरफ एक ही वक्त पर गिनती हो, ताकि एक ही जानवर को दो बार काउंट न किया जाए, जिसमें जीपीएस और टाइम स्टैंपिंग यूज होती है जो एरर्स को मिनिमाइज करती है। वेरी स्मार्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। दोनों एप्लीकेशंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होने के बाद अगर थोड़ा नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क पर फोकस किया जाए तो कुछ ऐसी की अपॉइंटमेंट्स हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम्स के फैक्चुअल सेगमेंट में आती हैं। लेट्स डू अ रैपिड फायर। ओके, लेट्स गो। बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ राजनीश कर्नाटक को 3.5 साल का एक्सटेंशन मिला है, और ठीक वैसा ही 3.5 साल का एक्सटेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ देवदाता चंद को दिया गया है। एक्सटेंशंस जनरली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को स्टेबल रखने के लिए दिए जाते हैं। राइट।
टेक सेक्टर की एपेक्स बॉडी नैस्कॉम ने श्रीकांत वेलामकनी को अपना नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतू शर्मा अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटरिम सीईओ बन गई हैं, क्रिस्टोफ श्नेलमैन को रिप्लेस करके। ओके। और सबसे क्रिटिकल पब्लिक पॉलिसी डोमेन में अशोक कुमार लहरी, जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, उन्हें नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? इन फैक्ट्स को रटने की बजाय इनके पीछे का इंस्टीट्यूशनल मोटिव समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले बोला, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हेड्स को एक्सटेंशन देना एक डिलिबरेट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेप होता है ताकि बैड डेट्स की रिकवरी और लॉन्ग टर्म क्रेडिट पॉलिसीज में कंटिन्यूटी बनी रहे। मेक सेंस। और नैस्कॉम में नया लीडरशिप इसलिए क्रूशियल है क्योंकि आज पूरे आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर का फोकस जेनरेटिव एआई और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर शिफ्ट हो रहा है। पर सबसे हाई इम्पैक्ट अपॉइंटमेंट नीति आयोग में अशोक कुमार लहरी की है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग देश का सबसे बड़ा पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। एक वेटरन इकोनॉमिस्ट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुका हो, उसका वाइस चेयरपर्सन बनना ये सिग्नल देता है कि आने वाले सालों में स्टेट और सेंटर की पॉलिसीज डेटा ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडलिंग और स्ट्रिक्ट फिस्कल प्रूडेंस पर आधारित होंगी। इस अपॉइंटमेंट का डायरेक्ट असर रिसोर्स एलोकेशन पर पड़ेगा। डेफिनेटली एक हेवी हिटर अपॉइंटमेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हो और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात ना हो तो ओवरव्यू अधूरा रह जाता है। अप्रैल 2026 के स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट डेज के आखिरी सेगमेंट में कुछ मेजर इवेंट्स हैं। स्पोर्ट्स में क्या मेजर हाइलाइट्स हैं? लॉरेस अवार्ड्स में टेनिस स्टार्स कार्लोस अल्कराज और अरीना सबलेंका को स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जबकि बेस्ट टीम पेरिस सैन-जर्मेन बनी। और फुटबॉल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन ये है कि फीफा विमेंस फुटबॉल के 2026 कमर्शियल स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो दुनिया भर के 12 नेशंस सिलेक्ट हुए हैं, उनमें इंडिया को भी शामिल किया गया है। ओह, दैट्स अ ह्यूज डील फॉर इंडियन फुटबॉल। बिल्कुल। और अगर इंपॉर्टेंट डेज की टाइमलाइन देखें तो अप्रैल 19 को वर्ल्ड लिवर डे था, अप्रैल 23 को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया, जिसे इस साल रिबात मोरक्को ने होस्ट किया। और अप्रैल 24 एक क्रूशल डेट है। इस दिन नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया, जिसका कोर थीम सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास रखा गया। साथ ही इसी दिन वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज भी ऑब्जर्व किया गया। देखिए, इन डेट्स को ना एसे और एनालिटिकल आंसर्स में सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे फीफा वुमेन्स प्रोग्राम में इंडिया का सिलेक्ट होना सिर्फ एक स्पोर्ट्स न्यूज नहीं है, ये ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और विमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी का नतीजा है। राइट। उसी तरह पंचायती राज डे का थीम सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास सीधे तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को दर्शाता है। जब हम एआई, व्हाट्सएप, चैटबॉट्स फॉर वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो वो इसेंशियली इसी सशक्त पंचायत को इनेबल करने का टेक ड्रिवन टूल ही तो है। फैक्ट्स को इस तरह इंटरलिंक करने से अंडरस्टैंडिंग काफी सॉलिड हो जाती है। कनेक्ट द डॉट्स बेसिकली। एग्जैक्टली। ऑसम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब तक के इस पूरे एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए रिटेंशन को टेस्ट करने का समय आ गया है एस्पिरेंट्स। 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उन्हीं अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स में छपे हैं जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया। लेट्स सी कितना याद है सबको। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा पहला स्टेट है जिसने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए लॉ बनाया, जिसमें प्लेटफॉर्म लेवी से वेलफेयर बोर्ड फंड होता है? ऑप्शंस हैं केरला, राजस्थान, कर्नाटका या तेलंगाना। आई थिंक इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। हमने डीपीएसपी आर्टिकल 42 का रेफरेंस देखा था, जहां एल्गोरिदम बेस्ड अनरेगुलेटेड इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए 1-2% लेवी का मैकेनिज्म लगाया गया था ताकि एक्सट्रीम हीट जैसे कंडीशंस में वर्कर्स को हेल्थ बफर मिल सके। आंसर है राजस्थान। सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन, मालदीव्स के लिए 30 बिलियन रुपए का जो करेंसी स्वैप अप्रूव किया गया है, वो किस रीजनल फ्रेमवर्क के तहत एग्जीक्यूट किया गया है? ऑप्शंस हैं आसियान, सार्क, बिम्स्टेक या एससीओ। अब देखिए, ये फैक्ट डिलिबरेटली पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था हमारी डिस्कशन में, पर अब इस कनेक्ट को समझना जरूरी है। आंसर है सार्क। बेटी काम कैसे करता है? सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट
एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जब किसी मेंबर नेशन जैसे मालदीव्स को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की शॉर्टेज होती है तो वो अपनी लोकल करेंसी देकर इंडिया से 30 बिलियन रुपीस के इक्विवेलेंट हार्ड करेंसी स्वैप कर सकता है ताकि रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। ओह आई सी, ग्रेट कनेक्शन। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 की सक्सेस एक PFBR की क्रिटिकलिटी से मार्क की गई। ये फैसिलिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं तारापुर, काकरापार, कल्पक्कम या कुडनकुलम। के कॉन्सेप्ट में समझा था कि कैसे फ्यूल कंज्यूम होने से ज़्यादा ब्रीड होता है, जिससे सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यानी क्रिटिकलिटी अचीव होती है। ये फैसिलिटी तमिलनाडु के कल्पक्कम में है। फैक्ट्स को उनके रूट्स और मैकेनिक्स से समझने का ये अप्रोच वाकई कॉम्प्लेक्स सिलेबस को क्लियर और रिटेनेबल बना देता है। इस पूरे डिस्कशन को अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना, तो सारे इवेंट्स के बीच एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लोकल डायलेक्ट्स प्रोसेस करने वाला AI या कंडक्टिव पॉलीमर से बने लिविंग बायो सेंसर्स ह्यूमन वल्नरेबिलिटी को कम कर रही हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन वहीं ह्यूमन एम्बिशन जब जियोपॉलिटिक्स और अनवायबल इकोनॉमिक्स से टकराता है तो वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, CATSA सैंक्शंस या फिर RBM के रिएक्टर्स जैसी डेविस्टेटिंग ह्यूमन मेड ट्रेजेडीज को जन्म देता है। सही बात है। तो आने वाले दौर में पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इन एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और अनप्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये प्योर एनालिटिकल स्किल्स और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का एक परमानेंट टेस्ट रहने वाला है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। एक तरफ इनोवेशन का पोटेंशियल है और दूसरी तरफ अनरेगुलेटेड एग्जीक्यूशन का रिस्क। इस बैलेंस को समझना ही डीप अंडरस्टैंडिंग की निशानी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस इन डेप्थ एनालिसिस ने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में और टेक्निकलिटीज के मैकेनिज्म को डीमिस्टिफाई करने में थोड़ी भी मदद की है तो इस डीप डाइव को जरूर लाइक करें। बिल्कुल। अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस मटेरियल को शेयर करें और कंपाउंड लर्निंग को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले करंट अफेयर्स का डिटेल ब्रेकडाउन आपसे कभी मिस ना हो। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, गुड लक फॉर द एग्जाम्स।